गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दूरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में जो शांति समझौता हुआ था वो पेरिस में वर्साई के महल में हुआ था, इसलिए से वर्साई की संधि कहा गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस संधि के बारे में जाना था कि संधि की जो मेन रूपरेखा है वो विल्सन के द्वारा तैयार की गई थी और ये जो संधि थी दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। विशेषकर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 साल का समय लग गया था मित्र राष्ट्रों को पराजित राष्ट्रों के साथ संधि करने में। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वर्साई की संधि में 15 भाग और 439 धाराएं और 80,000 शब्द थे। ठीक है, और इसमें पराजित राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्र विशेषकर जर्मनी के साथ जो व्यवस्था की थी उसके संबंध में इस संधि में उल्लेखित किया गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये संधि आमने सामने की संधि तो थी नहीं, हम लोगों ने पढ़ा ये तो शर्तें थी जो जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों पर लाद दी थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें जर्मनी के प्रदेशों को लेकर जो व्यवस्था की गई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा इस संधि में, उन व्यवस्था को पढ़ेंगे। कहने का भाव है प्रादेशिक व्यवस्था, जर्मनी के प्रदेशों को लेकर जो व्यवस्था की गई थी। तो देखिए इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि जर्मनी के जो अल्सेस और लॉरेन ये 2 प्रदेश जर्मनी से ले लिए, जर्मनी से छीनकर ये प्रदेश किसको दे दिए गए थे? ये दोनों प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए थे। ठीक है, और जो अगली प्रादेशिक व्यवस्था थी जर्मनी के साथ वो ये थी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था। फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए उसे बेल्जियम से मार्ग चाहिए था। बेल्जियम ने मार्ग देने से मना कर दिया था, तो जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया था तो बेल्जियम को इस आक्रमण से जो क्षति हुई थी, क्षति मतलब जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की पूर्ति के लिए, भरपाई के लिए जर्मनी के बहुत सारे गांव बेल्जियम को दे दिए गए थे। ठीक है, जर्मनी के बहुत सारे गांव क्षतिपूर्ति के लिए बेल्जियम को दे दिए गए थे। देखिए अगली जो जर्मनी को लेकर व्यवस्था की गई वो ये थी कि उत्तरी श्वेस्लिंग डेनमार्क को सौंप दिया और जो दक्षिणी श्वेस्लिंग था उस पर जर्मनी का ही अधिकार बना रहा, वो जर्मनी के पास रहा। लेकिन उत्तरी श्वेस्लिंग का जो एरिया था वो जर्मनी के हाथों से क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, और अगला देखिए क्या और क्या व्यवस्था थी। पूर्वी प्रशा का काफी भाग जर्मनी से लेकर पोलैंड को दे दिया गया। पूर्वी प्रशा का काफी सारा भाग जर्मनी से लेकर पोलैंड को दे दिया गया। अतः पूर्वी प्रशा का काफी भाग शेष जर्मनी से क्या हो गया था, अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए और क्या व्यवस्था थी जर्मनी के प्रदेशों को लेकर। जर्मनी का जो मेमल का बंदरगाह था, जर्मनी से मेमल का बंदरगाह और उसके आसपास का जो एरिया था वो छीन लिया गया और ये जो क्षेत्र था मेमल बंदरगाह और उसके आसपास का ये जो क्षेत्र था ये लिथुआनिया को दे दिया गया। ठीक है, किसको दिया? लिथुआनिया को दे दिया गया। ठीक है, अभी देखिए जर्मनी का जो डेंजिंग का बंदरगाह था, जर्मनी का डेंजिंग का बंदरगाह, ठीक है, और उसके आसपास का 700 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल था, जो क्षेत्र था वो राष्ट्र संघ ने अपने पास रख लिया। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था ना राष्ट्र संघ क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था ये लगने लगा कि अगर ऐसा युद्ध फिर हो जाता है तो विश्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अतः युद्धों को रोकने के लिए विभिन्न देशों का ये जो संघ बना था आपसी सहयोग का, इसी को ही राष्ट्र संघ कहा गया था। और जर्मनी का ये जो डेंजिंग का बंदरगाह था ये जर्मनी से लेकर राष्ट्र संघ के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अब देखिए और क्या व्यवस्था की गई थी इस संधि के दौरान जर्मनी के साथ। देखिए जर्मनी का जो राइनलैंड का प्रदेश था, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं दक्षिणी जर्मनी का भाग,
ठीक है। जो नेपोलियन ने, हम लोगों ने पढ़ा था कि नेपोलियन ने जर्मनी पर आक्रमण करके राइन संघ का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये जो जर्मनी का राइनलैंड का ये जो प्रदेश था, ठीक है, इस प्रदेश के संबंध में ये कहा गया कि 15 वर्षों तक इस प्रदेश में मित्र राष्ट्र अपनी सेना रखेंगे। मित्र राष्ट्रों की सेना 15 वर्ष तक इस प्रदेश में रखने का फैसला किया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी, और इस वर्साई की संधि के अंतर्गत ये जो जर्मनी के साथ प्रादेशिक व्यवस्था की गई थी, इस प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी को यूरोप में 25,000 वर्ग मील का क्षेत्र और अपने 70 लाख नागरिकों से हाथ धोना पड़ गया था। कहने का भाव ये है कि जर्मनी ने बहुत सारा क्षेत्र छीन लिया, कुछ फ्रांस को दे दिया, कोई पोलैंड को दे दिया, कोई बेल्जियम को दे दिया, कुछ राष्ट्र संघ के नियंत्रण में आ गया, कुछ लिथुआनिया को दे दिया, ठीक है। जर्मनी से जो भाग छीन लिया गया था, तो जर्मनी से जो भाग छीना 25,000 वर्ग मील का क्षेत्र जर्मनी से छीन लिया गया। और जब ये क्षेत्र छीन लिया तो इस क्षेत्र में जो जनता रहती थी या जो जर्मनी के लोग रहते थे, तो 70 लाख लोगों को से जर्मनी को हाथ धोना पड़ गया। 70 लाख इसके लोग अब क्या हो गए, जर्मनी से विदेशी बन गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जर्मनी को काफी प्रादेशिक भाग छीनकर जर्मनी का एक बहुत छोटा दायरा बना दिया। जर्मनी के इम्पोर्टेंट सारे प्रदेश जर्मनी से छीन गए। प्रादेशिक व्यवस्था की दृष्टि से जर्मनी क्या हो गया, खत्म सा ही हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने जर्मनी के प्रादेशिक प्रदेशों को लेकर जो व्यवस्था की गई थी उसके बारे में पढ़ा। अब हम जर्मनी के साथ जो सैनिक व्यवस्था की गई थी उस सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखो, फ्रांस को जर्मनी से सबसे ज्यादा खतरा था। क्यों? क्योंकि फ्रांस को जर्मनी से पराजित हो चुका था, ठीक है। पहले जब युद्ध हुआ था बिस्मार्क के समय, फ्रांस रशिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो फ्रांस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को सैनिक दृष्टि से पंगु बनाने का प्रयास किया गया, ताकि पंगु हो जाए, बिल्कुल अपाहिज हो जाए और फ्रांस के मुकाबले कभी भी खड़ा ना हो सके और फ्रांस को कभी भी जर्मनी से खतरा ना रहे, ठीक है। तो इसको देखते हुए जर्मनी के साथ जो सैनिक धाराएं निश्चित की गई वो इस तरह से थी। देखो क्या था, जर्मनी की जो अनिवार्य सैनिक सेवा थी वो समाप्त कर दी। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, जो सेना देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सैन्य व्यवस्था थी, अनिवार्य सैनिक सेवा थी, उसको समाप्त करने को कहा गया। जर्मनी को क्या कहा, आप अपने यहाँ अनिवार्य सैनिक भी नहीं रखोगे। और ये व्यवस्था की गई जर्मनी के साथ कि 31 मार्च 1920 के बाद कम से कम 12 वर्ष के लिए जर्मनी अपने पास थल सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रखेगा, ठीक है। 12 साल तक अगर 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं होंगे तो कल को जर्मनी युद्ध करने का प्रयास ही नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए, और इसी के साथ जो अगली व्यवस्था थी वो क्या थी कि जो जर्मनी के प्रधान सैनिक कार्यालय थे, ठीक है, वो क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। कार्यालय बंद हो गए और नए कार्यालयों की पुनर्स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, ठीक है। और इसी के साथ ही जर्मनी में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद और अन्य जितने भी युद्ध सामग्री थी, युद्ध से संबंधित सामग्री थी, उसके उत्पादन को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, ठीक है। तो सैनिक कार्यालय बंद हो गए, नए खुलने पर रोक लग गई और युद्ध में काम आने वाली अस्त्र शस्त्र जितनी भी सामग्री थी वो क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई, मतलब खत्म सी कर दी गई, ना के बराबर कर दी गई, ठीक। अब देखिए आगे और क्या किया। देखो जर्मनी में जर्मनी के पास जितनी भी तरह के टैंक थे, युद्ध में काम आने वाले टैंक थे, भारी भारी तोप
तोपें थी, सैनिकों के लिए जो गाड़ियां थी, ये लड़ाकू विमान थे या वायुयान थे, सब पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। ठीक है, कि जर्मनी अपने ना यहाँ ऐसा कुछ रखेगा और ना ही यहाँ अपने इन सामान को बनाएगा। ठीक है, और जर्मनी की जो वायु सेना थी उसको पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगली जो सैन्य व्यवस्था थी, देखो राइन नदी जो थी, राइन नदी के दाएं और बाएं 50 मील तक का जो क्षेत्र था वहां असैनिकीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी तौर पर सेना रखने पर क्या हो गई, रोक लगा दी गई। इस क्षेत्र का क्या कर दिया गया, असैनिकीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब देखो जर्मनी के साथ ये जो निशस्त्रीकरण की जो धाराएं की गई थी, निशस्त्रीकरण किया जा रहा था। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र खत्म किया जा रहा था। नी का मतलब न का मतलब नहीं, शस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र। ठीक है, तो अब जर्मनी इस निशस्त्रीकरण की ये जो धाराएं मित्र राष्ट्रों ने उसके सारी ये जो शर्तें रखी हैं उसके सामने, क्या इन धाराओं का जर्मनी पालन कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए एक जांच आयोग मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किया गया, जो जांच करता था कि वास्तव में जर्मनी इन धाराओं का पालन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये जो जांच आयोग नियुक्त किया गया ये जर्मनी के खर्चे पर किया गया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जर्मनी को सैनिक दृष्टि से बिल्कुल ही कुचल दिया गया, कमजोर बना दिया गया। कमजोर बनाने में मित्र राष्ट्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो इंग्लैंड के साथ टक्कर लेने वाला वायुसेना के क्षेत्र में जर्मनी क्या हो गया, बिल्कुल ही पंगु हो गया। क्यों, क्योंकि मित्र राष्ट्रों को इससे क्या था, सबसे ज्यादा खतरा था। अतः मित्र राष्ट्रों ने अपने इस खतरे को दूर करने के लिए जर्मनी का बिल्कुल ही निशस्त्रीकरण कर दिया था। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो सैन्य व्यवस्था और प्रादेशिक व्यवस्था यही समाप्त होता है। और कल जर्मनी के साथ जो आर्थिक व्यवस्था या जो और अन्य व्यवस्थाएं की गई उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।